नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 और 2 हम बड़े ही विस्तार से और विस्तृत में चर्चा कर चुके हैं, और लेक्चर 3 को समझने के लिए लेक्चर 1 और 2 देखना भी जरूरी है। और आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे विभाजन के परिणाम। हम विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, अब आज उसके क्या क्या परिणाम हुए वो जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। विभाजन के परिणाम, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, ठीक है, कि भाई जो पार्टीशन हुआ उसके क्या क्या परिणाम हुए, ठीक है ना, क्या क्या हमें देखने को मिला दोनों देशों की धरती पर, ठीक है। अब वैसे आपकी जो किताब है उसमें पूरा बड़ा ही पैराग्राफों में समझा रखा है, ठीक है भाई, 1-1.5 पेज कवर कर रखा है, परंतु अपना जो काम है वो क्या है, सिंपलेस्ट करके आपको देना, ठीक है ना। आपने अगर कक्षा 10 में मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वो जैसे ये 10 और बटा 12 है तो उसको सबसे छोटी फॉर्म में लेकर के जाना होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मेरा भी काम ये है कि आपको सबसे सिंपल करके सबसे आसान तरीके से आप तक पहुंचाया जाए, जिससे कि आपको पॉलिटी से, आपको इकोनॉमिक्स से, आपको सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे बड़ा ही प्यार हो जाए, बड़ा आनंद आपको आए, ठीक है ना, और आर्ट्स के सब्जेक्ट में आप एक बेहतर करियर अपना बना सकें। तो विभाजन के परिणाम को हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय जो है, इंट्रोडक्शन है, वो जानेंगे। फिर हम बात करेंगे सांप्रदायिक अखाड़े। ये मतलब जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को मैंने हेडिंग्स दे देकर करके उन पॉइंट्स को लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से अगर जैसे मान लीजिए आपके पास भी क्वेश्चन आ जाता है, और ये क्वेश्चन क्लास 12 में पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि विभाजन के परिणामों को समझाइए, विभाजन के परिणामों की व्याख्या करिए, ठीक है। अब बच्चे ऐसे इंग्लियों पे गिनने बैठ जाते हैं, यार 10 परिणाम थे, 12 थे, 15 थे, क्या थे, पर अब आप लोगों को क्या, आप ये हेडिंग्स याद कर लेंगे, और जब आप ये हेडिंग्स याद कर लेंगे तो आप इजीली परिणाम लिख सकते हैं। शरणार्थी शिविर की बात करेंगे, औरतों की स्थिति की बात करेंगे, बच्चों की स्थिति की बात करेंगे, फिर कवियों ने क्या अभिव्यक्त करा, ठीक है, कहा जाता है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बंटवारे की बात करेंगे, जनहानि बात करेंगे, भारत में कौन रहेगा इसकी बात करेंगे। ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई, ठीक है। तो 1947 के साल में बड़े पैमाने के, बड़े लेवल पर एक जगह की जो आबादी है, एक जगह की जो पॉपुलेशन है, वो दूसरी जगह जाने को क्या हो गई, मजबूर हो गई। देखो, कोई भी अपनी मर्जी से तो नहीं जा रहा था ना, कि भाई नहीं मैं इस एरिया को छोड़कर के उसमें चला जाऊं और उस एरिया को छोड़कर के इसमें आ जाऊं। कोई अपनी इच्छा से नहीं जा रहा था, सब किस में जा रहे थे, मजबूरी में जा रहे थे। और मजबूरी क्या थी कि विभाजन हो चुका था, और जिस हमारे धर्म के जो भी बहुसंख्यक है जिस देश में रह रहे हैं, हमें वहीं जाना था, ठीक है। तो सन 1947 में ये मजबूर हो गए थे सब लोग कि अपनी जगह को छोड़ करके दूसरे स्थान पर, दूसरी जगह पे उनको जाना पड़ा। आबादी का ये स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था, ठीक है। और ये जो स्थानांतरण हुआ, स्थानांतरण मतलब ये जो ट्रांसफर हुआ लोगों का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोगों का ट्रांसफर हुआ, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत, तो ये आकस्मिक था। आकस्मिक का मतलब क्या है, सडनली हुआ, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया कि जिस दिन तक विभाजन हुआ, 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि तक लोगों को यह नहीं पता था कि अभी मैं जिस भू क्षेत्र पे खड़ा हूं वो भारत का है या पाकिस्तान का है। सब कुछ अचानक हो गया, सब कुछ सडनली हो गया, लोगों को पता नहीं था। अनियोजित था, ठीक है। नियोजित का मतलब क्या होता है कि पूरा प्लानिंग के साथ, भाई कोई काम हम करते हैं जैसे प्लानिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे आज एक बात होता है कि जैसे मुझे शादी में जाना है तो मैं पूरी प्लानिंग के साथ जाऊंगा। हाँ भाई देखो, इतनी तारीख की शादी है, इतनी तारीख को मैं वहां पहुंच जाऊंगा, इतनी तारीख को मैं आ जाऊंगा। ये क्या है कि नियोजित है, पूरी प्लानिंग के साथ। पर मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, ऐसा हम सोच के थोड़ी बैठे तो इतनी तारीख को डेथ होगी और मैं इतनी तारीख को जाऊंगा, नहीं भाई, खबर आ गई भाई उस व्यक्ति की डेथ होगी तो हम उसी समय जाते हैं। तो वो क्या अनियोजित है, वो हमारी प्लानिंग का हिस्सा नहीं होता, वो हमारी प्लानिंग नहीं होती। जैसे कि 2-3 साल की बात, जब कोरोना पीरियड की बात करें तो बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी, साहब मैं 10th बोर्ड दूंगा, 12th बोर्ड दूंगा, और जैसे ही ये कोरोना आया तो वो अनियोजित था कि वे पेपर कैंसिल करने पड़े, तो पर बच्चों को तो बहुत खुशी हुई। तो ये जो ट्रांसफर हुआ, ये जो विभाजन हुआ, ये अनियोजित था। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना अनियोजित था, कोई प्लानिंग का पार्ट नहीं था कि हाँ भाई इतने इतने समय पे इतने लोगों को भेज दिया जाएगा इस तारीख को, ऐसा कुछ भी नहीं। और त्रासदी तो थी, ट्रेजेडी तो थी। मैंने कहा ना, दुनिया में इतना बड़ा ट्रांसफर लोगों का हुआ, ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडियों में से एक ट्रेजेडी रही। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से ये एक था। तो मानव इतिहास में आप लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये जो ट्रांसफर आप देख रहे हो, ये दुनिया के जितने ट्रांसफर्स लोगों का आबादी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर हम देखते हैं, उनमें से सबसे बड़े स्थानांतरणों में से ये एक रहा। अब बात करते हैं सांप्रदायिक अखाड़ों की। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बहरहमी से मारा। देखिए, सांप्रदायिक, यह आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। हम क्लास 10th में
सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ चुके हैं, हम कम्युनलिज्म क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। अब सांप्रदायिकता जुड़ा हुआ किससे है? धर्मों से जुड़ा हुआ है। अब सांप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कब आती है? जब हम ये सोच लेते हैं, ये विचार बना लेते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और जो दूसरे धर्म है वो मुझसे नीचे है और बस हमारा धर्म श्रेष्ठ है। जब ये श्रेष्ठता का भाव हम में आ जाता है और श्रेष्ठता के भाव के साथ साथ हम दूसरों को नीचे समझने लग जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होती है? ये सांप्रदायिकता होती है। और इसके अलावा हमारे दिमाग में कुछ पहले से अनुमान कि ये धर्म के लोग ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये सब सांप्रदायिकता का पार्ट है, ये जो आपने क्लास 10th में पढ़ा। अब मैंने कहा कि पहले शुरुआत में ऐसा ना मुस्लिम लीग का उद्देश्य था कि आगे जाकर के पाकिस्तान की मांग करी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पर समय के साथ ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया और जो हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते थे उनके बीच में उनको फूट डालने की शुरुआत करी गई और फिर एक ऐसा समय आया कि जब पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा रख दी गई। और जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई, इस देश के लोग उस देश में, उस देश के इसमें जब स्थानांतरण होना शुरू हुआ, ट्रांसफर होना शुरू हुआ, तो धर्म के नाम पर एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों को बहरे में से मारा, बहुत बुरी तरीके से लोगों को मारा गया। सांप्रदायिक अखाड़े लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए थे। अखाड़ों का मतलब क्या होता है? आपने कुश्ती में देखा होगा, अखाड़ा क्या होता है? वो जगह होती है जहां पे लड़ाई होती है। मतलब धर्म के नाम पे जो मुख्य लड़ाई हो रही थी वो कहां कहां पर हो रही थी? लाहौर में, अमृतसर में और कलकत्ता में। ठीक है, अब ये चीजें देखो, मैंने क्या कहा कि पंजाब और बंगाल मुख्य स्थान थे जहां पर से क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तो लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता, ठीक है। तो कलकत्ता तो पूर्वी पाकिस्तान में की तरफ और ये पश्चिमी पाकिस्तान, तो इधर के एरियाज में ही क्या हुआ? जहां जहां विभाजन हुआ वहां पर क्या हुआ? सांप्रदायिक अखाड़े हो गए। ठीक है, हिंदू सिख जो है वो मुसलमान को देखते ही मार रहे हैं, मुसलमान हिंदू सिख को देखते ही मार रहे हैं, तो सांप्रदायिक अखाड़े हो गए थे। धर्म के आधार पर लड़ाई होने वाले वो उस समय के सबसे बड़े स्थान बन चुके थे। जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। अब जैसे पता चल गया भाई इस एरिया में हिंदू और सिख ज्यादा है, तो वहां पर मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था भाई ये हमें मार देंगे। और जहां पर मुस्लिम ज्यादा है वहां पर हिंदू सिखों ने जाना छोड़ दिया। तो जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू अथवा सिख की आबादी, वहां पर मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे, क्योंकि दोनों समुदायों में उस समय एक दूसरे को बस मारने का था कि वो उस धर्म का व्यक्ति दिख जाए तो उसको मार देना है, बस उस धर्म का व्यक्ति दिख जाए तो उसको मार देना है। तो मुख्यतः लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता सांप्रदायिक अखाड़े बन चुके थे। यह क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो स्थान है वो सांप्रदायिक अखाड़े नहीं था, तो इसलिए आपको याद रहना चाहिए लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता। ठीक है, लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता। फिर बात करते हैं शरणार्थी शिविर की। शरणार्थी शिविर या इन्हें हम कहते हैं रिफ्यूजी कैंप। रिफ्यूजी कैंप हमने लास्ट लेक्चर में शुरुआत करी थी विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास की। ये उसी के ही टॉपिक्स के सब टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। विभाजन हुआ, विभाजन के बाद क्या हुआ? विस्थापन होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। और फिर उसके बाद क्या है? पुनर्वास की जरूरत थी, लोगों को रिहेबिलिटेट करने की, उनको बसाने की। भाई जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको यहाँ पे सुरक्षित जीवन देने की, और जो पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान गए उनके लिए। तो अब ये शरणार्थी शिविर, रिफ्यूजी कैंप, सबसे पहले तो शरणार्थी का अर्थ हमें समझना होगा। शरणार्थी का अर्थ क्या होता है? जब हम शरण में जाते हैं। ठीक है, और देखें जैसे हम कहते हैं ना कि हे भगवान मुझे आप अपनी शरण में लो, तो शरण का अर्थ क्या होता है? शरण में पहली बात तो गए कब? जब दुख पड़ा तब। सुख में तो हम भगवान को याद ही नहीं करते ना, हम तो दुख पड़ा तब हे भगवान मुझ पे दया करो, मेरे दुखों को, मेरे कष्टों को दूर करो, मुझे अपनी शरण में लो, मुझे अपनी शरण में लो प्रभु। तो हमारे पास दुख पड़ा जब हम शरण में गए। तो शरण में क्या है कि दुख के समय में गए। तो यहां पर शरण मतलब हम किसी की शरण में जा रहे हैं। अब यहां पर भी क्या हुआ कि लोग एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में गए। एक होता है बच्चों पलायन। ठीक है, एक क्या होता है? पलायन। पलायन का मतलब ये होता है एक जगह को दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ करके जाना। जैसे मान लो आज कोई व्यक्ति है वो इंडिया का है पर वो अमेरिका चला गया। अब अमेरिका गया क्यों? क्योंकि उसको इंडिया में लगा कि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहां चला जाता हूं। उसको मान लीजिए वहां से कोई ऑफर आ गया होगा, वहां चला गया होगा, इसलिए चला गया। पर उसको कोई मजबूरन हमने ऐसे धक्के दे करके नहीं भेजा कि जा भाई जा जा जा, नहीं, वो अपनी इच्छा से गया। वो पलायन है, वो पलायन है। परंतु जब यहां पर ऐसी स्थितियां हो चुकी थी कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो अब वो मजबूरी हो चुकी थी कि भाई हम इस एरिया में नहीं रह सकते, हमें जाना पड़ेगा। तो जब हम मजबूरी में जा रहे हैं तब हम शरणार्थी कहलाते हैं, जब हम रिफ्यूजीज कहलाते हैं। जैसा कि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा कि तमिल समुदाय के लोग श्रीलंका से इंडिया भाग करके आ गए, शरण ली, वो शरणार्थी बने कि हाँ आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए, जो श्रीलंका हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है उससे हमें बचाइए, तो वो भी शरणार्थी कहलाए। अब जो लोग हमारी शरण में आए हैं तो उनके लिए रहने की, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या करे गए? शरणार्थी शिविर लगाए गए। ठीक है, रिफ्यूजी
कैंप लगाए गए कि वहां पर उनको अस्थायी रूप से रहने के लिए जगह मिले, फिर बाद में धीरे धीरे स्थायी रूप से हम लोग तय कर लेंगे। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए। पहली बात तो काफी लोग बेचारे सीमा ही पार नहीं कर पाए, काफी लोग तो जो अपनी बाउंड्रीज थी ना, वो बाउंड्रीज ही पार नहीं कर पाए। ठीक है, अब वो बाउंड्रीज ही पार नहीं कर पाए, और जो कर गए उनको पता चला कि अब रहे तो रहे कहां पे। भाई जैसे जो व्यक्ति पहले पाकिस्तान में रह रहा था, मतलब पहले भारत के सब, वही वहां पर रह रहा था, अब वहां से वो भाग करके आ गया, अब उसको, जैसे आज मान लो कि मैं राजस्थान में रहता हूं और मुझे कोई राजस्थान से भेज दे दूसरी जगह, मेरे पास कहां मकान है भाई। हाँ, तुम्हें बेघर ठिकाना हो गया, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मेरे पास कोई जगह नहीं, मेरे पास कोई रहने के लिए मकान नहीं है। तो जो लोग सफलतापूर्वक बच करके आ गए थे, जो मरे नहीं थे, जो जिंदा थे, वो सफलतापूर्वक सीमा को पार कर चुके थे, अब वो बेठिकाना हो गए, उनके पास रहने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविर में पनाह लेनी पड़ी। अब दोनों तरफ जो अल्पसंख्यक है, तो भारत में अल्पसंख्यक कौन था? मुसलमान, और वहां पर अल्पसंख्यक कौन था? हिंदू और सिख। तो दोनों तरफ के जो अल्पसंख्यक है वो वहां से निकल गए, वहां से भाग खड़े हुए, और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविर में पनाह लेनी पड़ी, मतलब वहां रुकना पड़ा उन लोगों को। क्यों रुकना पड़ा? क्योंकि उनके पास अब कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि भाई जहां पहले वो रह रहे थे वहां तो उनके मकान भी था, सब कुछ था, जमीन थी, परंतु वहां से तो छोड़ करके आ गए, अब दूसरी जगह आ गए तो उनके पास कोई रहने को जगह नहीं है। इसलिए सरकार द्वारा जो शरणार्थी शिविर बनाए गए उनमें उन्होंने स्थान लिया। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वही की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। देखो, अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान में रह रहा था, अब जहां लोगों के साथ साथ रहे, खाया पिया, मजे करे, अब वहीं की पुलिस, वहीं का स्थानीय प्रशासन उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा था। ठीक है, उनको भगा रहा था कि तुम यहां से निकलो, तुम यहां से जाओ, तुम उस वाले देश में जाओ, उस देश के तुम उस देश में जाओ। तो जहां जो वतन कल तक अपना था, उस पर वहां की पुलिस और स्थानीय प्रशासन अब रुखाई का बर्ताव करने लगे। नोट, इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आजादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। पहले तो आप ये तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर एक जगह से दूसरी जगह आने जाने वाली ट्रेनों की, लाखों की संख्या में लोग ऊपर से ऊपर, बस लोगों को यह था कि हम कैसे भी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, कैसे भी हम सुरक्षित स्थान पर। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि घरों से बाहर निकलते ही अगर आपको आपके ऑपोजिट रिलीजन वाले ने देख लिया तो वो वैसे ही मार देते थे। तो पहला तो यहां तक पहुंचना और यहां से आप एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ, वो बड़ी बात है। और उसके बाद फिर वहां जाकर के अगर आपको कोई रहने को जगह मिल जाती है, कोई काम धंधा मिल जाता, तो वो तो और भी बढ़िया बात है। ये तस्वीर को देखिएगा, ठीक है। तो अब जो लाखों शरणार्थियों के लिए आजादी का क्या मतलब था? अब देखो, अब बेचारों के घर बार छूट गए, काम धंधे छूट गए, खाने के पते नहीं है। अब उनके लिए आजादी का क्या अर्थ था कि हम 2 दिन, 10 दिन, महीना, 1.5 महीना, साल, 2 साल हम शरणार्थी शिविर में जीवन काट सके। ये शरणार्थी शिविर में ही बने रहे, कम से कम बने रहे, ये उनके लिए आजादी रह गई थी। फिर बात करते हैं औरतों की स्थिति की। अगर विभाजन के समय में सबसे बुरी स्थिति किसी की हुई है तो औरतों की हुई। औरतों और बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एक जगह दूसरी जगह जब कोई धर्म का दिख जाता है तो वैसे उनको मारा जा रहा है। औरतों के साथ और भी बुरी स्थिति हुई। वो क्या हुई देखिए, औरतों को अगवा कर लिया गया, ठीक है। औरतों को अगवा कर लिया गया मतलब किडनैप कर लिया गया, ठीक है। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। देखिए, अब औरतों की स्थिति को आप समझिएगा। अब उस समय जब विभाजन चल रहा है तो धर्म बिल्कुल एक बड़ा सवाल बनकर के खड़ा है, मतलब कह सकते हैं कि एक नाक की बात है, ठीक है। हमारा धर्म, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है, ठीक है, वो किसी धर्म की है, तो अब जबरन जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो उसको अगवा कर लेते हैं और उससे जबरन शादी करने की बात करते हैं। भाई आप शादी करो, ठीक है। उनके साथ रेप करते हैं, ठीक है। उनको शादी करने के लिए मजबूर करते हैं और उनको कहते भी हैं कि आप हमारा धर्म अपनाओ, ठीक है। शादी करो फिर आप हमारा धर्म अपनाओ, और नहीं अपनाते हैं तो उनके साथ रेप कर करके उनको मार दिया जाता था, ठीक है। और सबसे बड़ी दुख की बात महिलाओं के लिए ये कि अपने घर की प्रतिष्ठा बचाने के लिए काफी घर वालों ने ही अपनी बेटियों को, अपने घर की औरतों को मार दिया था। क्यों? क्योंकि उनके मन में डर था कि अगर दूसरे धर्म के लोगों ने मेरी बेटी को मेरी घर से जो है उसको अगर किडनैप कर लिया, उसके साथ कुछ गलत करा, रेप करा, उसे जबरन शादी करने की कोशिश करी, जबरन धर्म बदलवाने की कोशिश करी, तो ये तो हमारी नाक कट जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि हम इसको मार देते हैं। तो जो घर की कुल की प्रतिष्ठा के लिए जो बेटियों को मार दिया जाता है, जो ऑनर किलिंग जो कहा जाता है, वो ऑनर किलिंग उस समय बड़ी मात्रा में हम लोगों को देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा अगर गलत इस विभाजन की पूरी प्रक्रिया में हुआ तो वो महिलाओं के साथ गलत होता है।
खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। तो कुल की इज्जत बचाने के लिए बेटियों को मार डाला। और ये तो देखिए आप आज भी ऐसे मारना तो नहीं, परंतु आज भी मतलब जो घर की इज्जत है वो बेटियों की ही मानी जाती है, क्योंकि बेटियां क्या है, घर की इज्जत है, ठीक है। और जमीनें बेटों की होती है और इज्जत बेटियों की होती है। तो बेटियों के लिए कहा जाता है कि जो बेटियां ही इज्जत बना के रखती है। तो कुल की इज्जत बचाने के लिए क्या है, घर की बहू बेटियों को मार डाला गया, कि जिससे कि वो उनको कोई दूसरा धर्म वाला अगवा ना कर सके, उनके साथ किसी प्रकार का गलत बर्ताव ना कर सके, उनको शादी के लिए जबरन फोर्स ना कर सके, धर्म ना बदलवा दे, ऐसे काम ना हो। फिर बात करते हैं बच्चों की। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, ठीक है ना। अब इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में भाग रहे हैं लोग, ठीक है, इधर से उधर भाग रहे हैं, बस कहीं से बच बच के भाग रहे हैं। तो काफी बच्चों के तो अपने माँ बापों से हाथ छूट गए, कोई कहीं रह गया, माँ बाप कहीं है, बच्चा कहीं है। हो सकता है कि वो दोनों एक ट्रेन में चढ़े हों पर उनका अता पता नहीं। हो सकता है कि माँ बाप जिंदा हो तो बच्चे मर गए हों, हो सकता है कि बच्चे मर गए हों तो माँ बाप जिंदा हो, ठीक है। कोई उस समय कुछ भी नहीं था, मतलब सबको बस एक ही था कि हम कैसे भी पूरा परिवार एक सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाए। ये जितना हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये विभाजन के परिणाम, उन विभाजन के परिणाम को एक बार कल्पना कर करके भी सोच करके देखिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बड़ा दर्दनाक, हम कहते हैं कि बड़ा दर्दनाक विभाजन ही हुआ। इसलिए तो कहा गया कि पूरी दुनिया में जितने स्थानांतरण हुए, जितने ट्रांसफर हुए, उनमें से सबसे बड़ा ट्रांसफर हम लोगों को यहां पर देखने को मिला। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। आप औरतों के साथ जो गलत हुआ हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जो बच्चों के साथ गलत हुआ, ठीक है। तो भारत के सामने विभाजन तो हुआ सो हुआ, उसके बाद इस प्रकार की जो धार्मिक आधार पे ये जो घटनाएं घटी, वो और भी भारत को दुख दिया उसने, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो बड़ा जो विभाजन में इस प्रकार की स्थितियां हुई वो दुख। और जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी के लिए बिता दी थी, जो व्यक्ति जब जनवरी 1915 में भारत लौटता है और लौटते ही सौगंध खा लेता है कि मैं किसी भी प्रकार से अंग्रेजों की इस दास्ता से भारत को आजाद कराऊंगा, और जिस दिन भारत आजाद हुआ वो व्यक्ति के पास जश्न मनाने का समय नहीं मिला। वो व्यक्ति उस दिन भी लोगों को समझा रहा है, भाई लड़ो मत, किसने तुम लोगों को भड़का दिया? अरे भाई कल तक भी तो आप और आप साथ साथ ही रहते थे, दोनों प्यार प्रेम से रहते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि तुम लोग बिल्कुल एक दूसरे को मारने के लिए, काटने के लिए लड़ पड़े हो, मर पड़े हो? वो व्यक्ति महात्मा गांधी थे। पूरा जीवन निछावर कर दिया। व्यक्ति पैदल चल चल के लोगों को समझा रहा है, सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और जिस दिन आजादी आई, जिस दिन खुशी का दिन आया ना, उस दिन वो व्यक्ति लोगों की लड़ाई रोकने के लिए खड़ा हुआ है। वो उसके मन में अपनी जान की फिक्र नहीं है, बस लोगों की लड़ाई, भाई रुक जाओ, मत लड़ो, ये धर्म के नाम पे मत लड़ो, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ गलत मत करो, एक दूसरे को मारो मत, हम सब साथ साथ थे और साथ साथ ही रहेंगे। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था, ठीक है। तो लोग एक जगह से दूसरी, सीमा का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है। ये कोई सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। मतलब एक बाउंड्री को छोड़ करके दूसरे एरिया में जाना था और ये हर हाल में करना था, ठीक है, करना ही था लोगों को। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर ये दूरी तय करी, तो ज्यादातर जो है ये पैदल चल करके लोगों ने दूरी तय करी, या कहीं ट्रेन पे, कहीं बस से, इनके द्वारा। फिर बात करते हैं कवियों की अभिव्यक्ति, ठीक है। अब कवियों ने किस प्रकार से इस विभाजन को अभिव्यक्त करा है, किस प्रकार से उन्होंने समझाया। और कहा जाता है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि तो हर जगह पहुंच जाते हैं, और वो ऐसे शब्दों में कठिन से कठिन और जटिल से जटिल बात को आसान से शब्दों में समझा जाते हैं, या कभी कभार आसान शब्दों को कठिन और जटिल बातों में समझा जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आती हो, पर यहाँ पे जो कवियों ने समझाया वो समझते हैं। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया और दिल के दो टुकड़े हो जाना बोला। उन्होंने क्या बोला कि बोला यहाँ पर भूमि नहीं बटी है, यहाँ पर भूमि के टुकड़े नहीं हुए हैं, यहाँ पे संसाधनों के टुकड़े नहीं हुए हैं, यहाँ पे टुकड़े किसके हुए हैं? दिलों के टुकड़े हुए। दिल को दो टुकड़ों में बांट दिया गया है। जो हम सब साथ साथ थे, आज उस दिल के दो टुकड़े हो चुके हैं। तो इन्होंने किस प्रकार से व्यक्त करा, मतलब जो विभाजन है, जो मारकाट है, उसको दिल के दो टुकड़े हो जाने में व्यक्त करा है, ठीक है। हम सब साथ थे, हम सबका व्यवहार था, हम सब एक साथ रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मस्त थे, पर इस विभाजन ने सिर्फ और सिर्फ भूमि का विभाजन नहीं करा, इस भूमि ने दिल के टुकड़े कर दिए हैं, इसने दिल को दो भागों में बांट दिया। फिर बात करते हैं बंटवारा।
विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। देखिए अब विभाजन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई संपदा है, ठीक है, या कोई देनदारी मतलब भाई इतना चुकाएंगे, इतना हम लेंगे। परिसंपत्तियों का मतलब होता है असेट्स, ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई टाइपराइटर है वो संपत्ति है, ये बिल्डिंग, ये फैक्ट्री, ये मशीनें, ये सब कुछ जो है जितना कुछ भी था, तो मतलब संपदाओं का, देनदारियों का, परिसंपत्तियों का, इन्हीं का बंटवारा नहीं हुआ, हर एक एक चीज का बंटवारा हुआ है। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। मतलब इतनी टेबलें हैं, इतनी सरकारी टेबल हैं, इसको इतने पाकिस्तान को देनी है, इतनी भारत को रखनी है। इतनी कुर्सियां हैं, इतनी पाकिस्तान को, इतनी भारत को। इतने टाइपराइटर हमारे पास हैं, इतने पाकिस्तान को देने हैं, इतने हमें हमारे पास रखने हैं। पुलिस के वाद्य यंत्र, पुलिस के वाद्य यंत्रों का मतलब क्या होता है, जितने भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे ढोल हो गया या और कुछ भी हो गया, ये सब कुछ का भी क्या होना है, बंटवारा होना है। आप सोचिए एक एक चीज का बंटवारा करा गया, ठीक है। भूमि के बंटवारे के साथ साथ जितनी भी संपदा थी, जितने भी परिसंपत्तियां थी, हर चीज का बंटवारा हुआ बराबर। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ कि भाई सरकार के इतने कर्मचारी हैं तो इतने पाकिस्तान के पास और इतने भारत के पास। रेलवे, क्योंकि रेलवे उस समय भी सबसे बड़ा सरकार का उपक्रम हुआ करता था, और आज भारत में आज भी रेलवे सबसे बड़ा उपक्रम है और सबसे बेहतरीन साधनों में से एक है रेलवे। तो उसके जो कर्मचारी होंगे उनका भी बंटवारा हुआ, उनका भी पार्टीशन करा गया। फिर बात करते हैं जनहानि की, ठीक है। कितने लोग, जन का मतलब क्या होता है, जनता, ठीक है, हम कह सकते हैं मानव, ठीक है। तो कितने लोगों की हानि हुई, मतलब कितने लोग मारे गए, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाए, कितने लोग गायब हुए, कितने घायल हुए, ये सारी घटना। तो जनहानि कितनी हुई, 80 लाख लोगों को अपना घर बाहर छोड़कर सीमा पर जाना पड़ा। तो 80 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि टोटल पाकिस्तान से इंडिया आने वाले और इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने वाले 80 लाख लोग थे। 80 लाख लोगों के जीवन में एक साथ परिवर्तन आ गया। उनको अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपना काम धंधा, अपनी धन दौलत, अपनी संपत्ति, सब कुछ छोड़ कर करके दूसरी जगह जाना पड़ा। जिस घर को वो अपना कहते थे वो घर अपना नहीं था, जिस जगह को वो अपना कहते थे वो जगह अब उनकी नहीं रही। 80 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह गए। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो ये जो विभाजन की इतनी हिंसा हुई कि एक धर्म के देखने वाले दूसरे धर्म को देखते ही मार रहे थे, ठीक है, महिलाओं के साथ किडनैप कर रहे थे, उनके साथ रेप हो रहा था, अपनी कुल की इज्जत बचाने के लिए बहू बेटियों को मारा जा रहा था। टोटल जितना भी आप काउंट करेंगे लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। 80 लाख एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए और इनमें से 5 से 10 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, ठीक है, जिनके लिए आजादी तो आई पर उस आजादी का वो मजा नहीं ले पाए। फिर बात करते हैं भारत में कौन रहेगा। ये आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है, भारत में कौन रहेगा। भारत में कौन रहेगा ये कैसा सवाल है, ठीक है। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? देखो, अब प्रशासनिक मुश्किलें, प्रशासनिक मुश्किलों का मतलब क्या है कि जो प्रशासन को, जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो समस्याएं देखनी पड़ी। क्या समस्याएं देखनी पड़ी? भाई लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको शरणार्थी शिविरों में रोकना, शांतिपूर्ण तरीके से जो है स्थानांतरण हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, ये परेशानियां तो हमने देखी है। वित्तीय कठिनाइयां, ठीक है, फाइनेंशियल रूप से, आर्थिक रूप से कठिनाइयां देखने को मिली। हमें हर चीज का बंटवारा करना पड़ा। अंग्रेजों ने वैसे 35% की जीडीपी से 2% की जीडीपी पहुंचा दी, वैसे हमें कंगाल कर दिया था। इन समस्याओं को तो देखना ही पड़ा। इसके साथ साथ और भी कुछ ज्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे, और भी कुछ ऐसे इश्यूज थे जो इन बातों के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाइयों के अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो जुड़े हुए थे। भारत के नेता जो हैं वो द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे, वो टू नेशन थ्योरी पर विश्वास नहीं करते थे। परंतु हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ। मुस्लिम लीग ने यही तो कहा था कि भारत 2 कौमों का देश है, मुसलमान और हिंदुओं का। तो अब मुसलमानों के लिए उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड कर ली कि भाई मुस्लिम्स कहां जाएंगे? पाकिस्तान में। तो फिर यह तो ऑटोमेटिकली जो इंडिया है वो तो किसका हो गया? हिंदुओं का हो गया। तो क्या इंडिया एक हिंदू नेशन या एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? तो क्या इंडिया ऑटोमेटिकली एक हिंदू राष्ट्र बन गया? तो इस बात को पढ़ने से पहले ऊपर की एक बात देखिएगा कि भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। उनका टू नेशन थ्योरी पे विश्वास नहीं था। भारत के सभी नेताओं का यही मानना था, शुरुआत से यही मानना था कि हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहेंगे,
चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, कोई सा भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहेंगे और सभी को अपनी पूजा पाठ करने का, सभी को अपने तरीके से चलने की पूरी छूट दी जाएगी। ठीक है, और यही काम फिर भारत के संविधान में भी करा गया। संविधान में ये बातें रखी गई, संविधान में ये बात माननी नहीं हम लोग कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ जब संविधान शुरुआत में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उस दिन धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ था। और ये कब आया? ये 1976 में आता है 42वें संविधान संशोधन से। और कहां लाया गया? प्रस्तावना में ये लेकर के आया गया। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मूल संविधान की मूल आत्मा में अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं थी। धर्मनिरपेक्षता थी। कौन कौन से अनुच्छेद थे ये सब कुछ हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बड़े ही विस्तार से हम लोगों ने पढ़े। तो भारत ने एक धर्म का राष्ट्र बनने से हमेशा मना करा। उन्होंने हिंदू राष्ट्र नहीं, उन्होंने सभी के लिए अलाउ करा कि भाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रह सकते हैं और सबको समानता के साथ व्यवहार किया जाए। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त की भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। ठीक है, अब विभाजन के समय में एक बड़ी संख्या हमें देखने को मिली मुस्लिम आबादी की जो पाकिस्तान चली गई। ठीक है, बड़ी संख्या मुस्लिम आबादी की पाकिस्तान चली गई क्योंकि नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए बना है, तो काफी जो मुसलमान है वो वहां चले गए, पाकिस्तान चले गए। परंतु काफी मुसलमानों का जो विश्वास था वो भारत पर था, भारत की भूमि पर था और भारत के नेताओं पर था। तो विभाजन के बाद भी, विभाजन 1947 में हुआ और 1951 की जनगणना के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 12% आबादी जो है वो मुसलमानों की थी। ठीक है, मतलब अगर हम कहें कि 100 लोग रहते हैं तो 100 में से 12 मुस्लिम थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। तो अब यह सवाल था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों और जो दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, इनके साथ कैसा बर्ताव करेगा। ठीक है ना, तो ये एक बड़ा सवाल बन चुका था कि भारत अब मुसलमानों के साथ और जो बाकी जो दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक है उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा। यहूदियों के लिए आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में कि हिटलर ने बड़ा ही अत्याचार करा था और यहूदियों पर हिटलर की बात नहीं, पूरी दुनिया ने अत्याचार करा था। ठीक है, और आज यहूदियों का जो देश है वो इजराइल है और इजराइल ये बात खुद मानता है कि पूरी दुनिया में अगर यहूदियों को प्यार दिया या अगर यहूदियों को सम्मान दिया तो वो भारत ने दिया। यहूदियों को सम्मान और प्यार देने वाला देश एकमात्र भारत है, बाकी पूरी दुनिया ने यहूदियों के साथ गलत ही करा है। ठीक है ना, तो भारत ने चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, कोई से भी धर्म का हो, सबको अपने धर्म को मानने के लिए और सबको समानता का व्यवहार भारत ने दिया है। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करा। और बंटवारे के समय हिंदू और मुसलमानों के बीच में तनाव वैसे हो चुका था। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को इतना मार काट हुई। ठीक है, मन में यह था कि जो हमारा पूरा भारत था उसको विभाजित कर दिया गया, तो तनाव था ही। ठीक है ना, और फिर वो तनाव हम कभी कभार अभी भी देखते हैं कि हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हो जाती है, हिंसा हो जाती है। ठीक है, इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थी। देखो, अब प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित भी जुड़े थे। ठीक है, अब जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ, आज आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि मुस्लिम लीग कौन से ईयर में बनाया गया, ये संगठन कौन से ईयर में बना। तो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो औपनिवेशिक भारत में, मतलब जो ब्रिटिश जब तक भारत में थे तो उस समय मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए कि भाई मुसलमानों के जो भी इंटरेस्ट है, जो भी मुसलमानों के फायदे की बात हो, उन बातों को सरकार तक पहुंचाना और उन हितों के लिए, उन इंटरेस्ट के लिए लड़ना। तो मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए और मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी था। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने बिल्कुल मुसलमानों की मांग रखी, अग्रणी थे, सबसे आगे थे। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये था कि भाई जब दो कौम का है तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, तो क्या हिंदू राष्ट्र है भारत, क्योंकि भाई मुस्लिम्स जो हैं वो पाकिस्तान चले गए। तो जैसे यहाँ पर मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उस समय ऐसे बहुत से हिंदू संगठन थे जो हिंदू राष्ट्र के लिए कि भाई अब भारत को क्या बना लिया जाए, हिंदू राष्ट्र बना लिया जाए। और इसके लिए हिंदुओं को क्या करना शुरू कर दिया, लामबंद करना शुरू कर दिया। लामबंद का मतलब होता है उनको इकट्ठा करना और उनको अपनी शक्ति दिखाना कि नहीं भाई सब हम मिलकर करके क्या करते हैं, हम अब हिंदू राष्ट्र घोषित कराते हैं क्योंकि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन चुका है। बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को
समान दर्जा देने के हामी थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। परंतु भारत के जितने भी नेता थे वो सभी सबको बराबर अधिकार देना चाहते थे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे उसका कोई सा वर्ग हो, सबको बराबर, किसी एक धर्म का राष्ट्र घोषित नहीं करा गया। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्म के ऊपर वरीयता दी जाए अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता हो। तो हमारे भारत के नेताओं ने ऐसे राष्ट्र की ना तो कभी कल्पना करी और ना ऐसा राष्ट्र बनाना चाहा कि भाई जहां पर एक धर्म को ऊपर माना जाए, बाकी दूसरों को नीचे माना जाए, या हर सुविधाओं में, हर सुख सुविधाओं में एक धर्म को ऊपर और बाकियों को नीचे। ऐसा नहीं, ये माना गया कि जो सभी धर्म के लोग हैं वो एक समान है, सब क्या है, एक बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे और सभी को अपने अपने धर्मों को मानने का, उनका पूजा पाठ करने का, सबको अपने अपने अधिकार बराबर मिलेंगे। वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म का माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। तो अब उनका मानना था नागरिक चाहे जिस भी धर्म को माने, ठीक है, उसको बराबर का ही मानना चाहिए। ठीक है भाई, आप चाहे हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, यहूदी हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, आप कोई से भी धर्म को मानते हो, पर आपको बराबरी का ही अधिकार होगा, आप सब बराबर हो। नागरिकता देने में हम कोई धर्म को कसौटी नहीं बनाएंगे कि भाई इस धर्म के जो लोग हैं उन्हीं को ही भारत में नागरिकता दी जाएगी, वो ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। ऐसा नहीं, आप किसी भी धर्म के हो, आप भारत के नागरिक बन सकते हो, आपको भारत में जगह दी जाएगी। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई है। तो हमारे नेतागण कैसा राज्य चाहते थे? धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब सेकुलर होना चाहिए। ठीक है, इस आदर्श को अपनाया गया और यह आदर्श की जो अभिव्यक्ति आपको कहां पे देखने को मिलेगी? भारत के संविधान में देखने को मिलेगी। और अब काफी लोग जब ये कहते हैं कि जब सेकुलर वर्ड 1976 में जुड़ा तो क्या 1976 से पहले भारत का संविधान सेकुलर नहीं था? तो यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मूल संविधान की मूल आत्मा में अभी धर्मनिरपेक्षता की बात है। ठीक है, और ये बात कैसे है ये आप क्लास 11 के संविधान वाली किताब में बड़े ही अच्छे से आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चे। चलिए आज इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रजवाड़ों का विलय। ठीक है, हम जानेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस करा था कि भाई ब्रिटिश इंडिया था और रजवाड़े थे। तो ब्रिटिश इंडिया वाली जो कहानी है कि भाई भारत पाकिस्तान का होना, ठीक है, क्या क्या समस्याएं हुई, क्या क्या परिणाम हुए, वो सब कुछ जान लिए। अब हम बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स जो है, ये रजवाड़े हैं, उनका किस प्रकार से विलय होता है, उनका किस प्रकार से इंटीग्रेशन होता है, ये जानेंगे। और इसमें एक बड़ी भूमिका जो निभाते हैं वो है सरदार पटेल। तो सरदार पटेल जी के बारे में भी जानेंगे, उनके जो खत लिखे गए थे वो खत भी जानेंगे, उनके लेटर्स को भी हम लोग पढ़ेंगे, बड़े ही विस्तार से विस्तृतपूर्वक पढ़ेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। और आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। कैसा लगा आज का लेक्चर ये भी मेंशन करिएगा, और कोई आपके सजेशन, कोई सुझाव हो तो वो भी मेंशन करिएगा। और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।